बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर ओरेकल लिनक्स 6.5 फॉर ओरेकल 11G R2 इंस्टॉलेशन। यहाँ पे ओरेकल लिनक्स 6.5 से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ इस OS पे 5 टू ऑनवर्ड 6 मतलब 5.1 2 3 4 5 टू ऑनवर्ड और 6.1 2 3 4 5 अप टू 9 सेम यही मेथड अप्लाई होगा। फॉर दिस इंस्टॉलेशन मैंने ओरेकल लिनक्स 6.5 को चूज़ किया है। आपका जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का रिलीज़ या अपडेट, इट्स अप टू यू। स्लाइड नंबर 1 की तरफ मैं मूव करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ जो है छोटी सी हाईलाइट मैंने की है। Same as in Windows, we have to configure some parameter or settings at OS level so that we can perform installation without errors. To perform the required steps, I have a file which I made in Windows Editor or download quick installation guide for Oracle 11G installation on Oracle Linux 6.5 x64 PC from oracle.com। ये जैसे कि फ़ाइल की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने बनाई है, ये बेसिकली मैंने ओरेकल लिनक्स की गाइड से ही बनाई है। आपको ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें उस गाइड में मिल जाएंगी, लेकिन ये होता है कि वो मल्टीपल पेजेस उसमें अवेलेबल हैं। तो समटाइम एक जो नया जो स्टूडेंट है कोई या फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करना चाह रहा है तो उसके लिए उसको अंडरस्टैंड करना, उसमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा इजी स्टेप बनाया है। अभी हम यहाँ पे बेसिक बातें कर रहे हैं, अभी हमें एडवांस लेवल पे मैं कोई बात नहीं कर रहा, बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। वंस जब आपकी डेटाबेस इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डेटाबेस इंस्टॉल हो गई है, तो ये चीज़ें स्टेप्स हो सकते हैं। तो फिर जब आप किसी डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे या करने की कोशिश करते हैं तो आपको ईज़िली वो अंडरस्टैंड हो जाता है। मैं स्लाइड को बंद करता हूँ यहाँ से और मूव करता हूँ मेरे डेस्कटॉप की तरफ। यहाँ पर मैंने ओरेकल लिनक्स 6.5 को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है VMware में। VMware 12.0 मेरे पास एक ये वर्कस्टेशन है, इसमें मैंने पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है ओरेकल लिनक्स 6.5 को। मैं जैसे इसे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करूँगा, हमने ऑलरेडी एक लिनक्स इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने पहले भी शेयर की है, तो मेरे ख्याल में अब आपको OS इंस्टॉलेशन में कोई इशू नहीं आना चाहिए। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो है हर स्टेप को जो है ना वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूं ताकि समटाइम जो एरर्स आते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन या ड्यूरिंग कन्फिग्रेशन उनसे आप बच सकें। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है इंस्टॉलेशन एरर्स के नाम से। अभी जब मैं ये वर्चुअल मशीन रेडी कर रहा था लैब के लिए तो मुझे क्या हुआ है कि एक एरर आया, यानी कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद मैंने जब इंस्टॉलेशन करना चाहिए तो मुझे पता चला कि मैंने स्लैश जो स्वैप पार्टीशन है वो बनाई ही नहीं। तो मुझे एरर आ गया, देखें यहाँ पे चेकिंग टेम्प स्पेस मस्ट बी ग्रेटर दैन 128 MB एक्चुअल, यानी कि इतनी होनी चाहिए थी, इतनी रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए 120 MB से ज़्यादा होनी चाहिए। जब उसने स्पेसिफिकेशन चेक किए तो जब के 10663 ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी तो इसने पास कर लिया। चेकिंग स्वैप स्पेस 0 MB अवेलेबल, 150 MB रिक्वायर्ड थी, वो फेल हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी इंस्टॉलेशन में कर नहीं सका, मैंने उसको रिवर्स कर लिया। और यहाँ पे भी देखेंगे मैंने df-h -h ये कमांड है जो आपको बताती है कि डिस्क में कौन कौन से पार्टीशन कितनी यूज़ हैं और उनकी कितनी स्पेस है। यहाँ पे देखें कहीं पे भी आपको स्वैप नज़र नहीं आ रहा। तो ये मैंने आपको दिखाया कि आपको इस तरह के एरर्स आ सकते हैं, इसलिए मैं सारे लॉग्स अपने पास रखता हूँ। फिर मैंने वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल कर रहा था तो इंस्टॉलेशन की दफ़ा एक ये भी एरर मुझे आया, मिसिंग आर इलीगल डेटाबेस नेम। और फिर मुझे एक और एरर आया था कि जो है ना मेरी SP फाइल ठीक नहीं है, पैरामीटर फाइल में जो है ना डेटाबेस का नाम ठीक नहीं आ रहा, तो फिर उसको भी मैंने रिक्रिएट किया था। ये है ट्रबल शूटिंग एरर्स जो आपको आ सकते हैं जब आप इंस्टॉल करेंगे। अब मेरे पास आई थिंक कि वर्चुअल मशीन रेडी हो गई है।
इसको मैंने इंस्टॉल करके फर्स्ट लॉगिन पे छोड़ दिया था ताकि हम यहाँ से लेके चलें। ये आपको 6.0 टू ऑनवर्ड 6.9 तक यही इंटरफेस मिलेगा। तो मैं फॉरवर्ड का बटन दबाता हूँ यहाँ से। ये मेरे पास एक लाइसेंस इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसे मैं एग्री कर लेता हूँ। यहाँ पे सेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स ये मैं इसे नहीं करता क्योंकि मेरे पास इस टाइम जो है ना लिनक्स का लाइसेंस नहीं है, तो मैं नो आई प्रेफर टू रजिस्टर लेटर फॉरवर्ड, और इसको मैं कहता हूँ नो थैंक्स आई विल कनेक्ट लेटर। ये सारा ख़त्म हुआ। मैं दोबारा फॉरवर्ड का बटन दबाता हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक यूज़र क्रिएट करें। मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो आपके साथ में शेयर कर लूँगा, मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसमें यूज़र मैनुअल जो बनाया मैंने एक लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है आपने। यहाँ पे ओरेकल लिनक्स या एंटरप्राइज लिनक्स स्ट्रांगली रिकमेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि आप एक स्टैंडर्ड यूज़र ज़रूर बनाएं, लेकिन ये आपको आगे भी जाने देता है। लेकिन लिनक्स 7 में आई थिंक ये जो है ना नहीं है, या मे भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, कि आपको ये फॉरवर्ड का बटन डिसेबल मिले। आपको लाजमी ही यहाँ पे जो यूज़र क्रिएट होगा वो स्टैंडर्ड यूज़र होता है, मतलब उसके पास लिमिटेड राइट्स होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यूज़र क्रिएट नहीं करता और मैं फॉरवर्ड का बटन दबा देता हूँ। ये मेरे पास टाइम एंड डेट का जो है एक विंडो आई है। मैं इसे अगर सिंक्रोनाइज डेट एंड टाइम ओवर द नेटवर्क, तो यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट के सारे सर्वर्स आ जाएंगे जहाँ से आता है। अगर आपके पास कोई और सर्वर है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं कि जो एक्टिव डायरेक्टरी पे अपना NTP सर्वर, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर, या वो प्रोटोकॉल इनेबल कर लेते हैं, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं नया सर्वर। मैं फॉर दिस टाइम इसे छोड़ रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं कहता हूँ जो सेट है वो ऑलरेडी ओके है। फॉरवर्ड का बटन दबाया मैंने। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मुझसे पूछेगा के डम्प का। के डम्प क्या होता है कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी वजह से कर्नल लेवल पे या क्रैश कर जाए और आपको ये पता ना हो कि ये कैसे क्रैश किया था, इसकी रीज़न क्या थी, तो के डम्प एक रैम में से एक आपका साइज़ ले लेता है। तो उस टाइम की जो स्नैपशॉट आप कह लें या उस टाइम की जो स्टेट होती है ना, उसको सेव कर लेता है किसी जगह पे। तो फिर जो ट्रबल शूटर होता है, या आप ओरेकल वालों से कांटेक्ट करें, उनसे कहें कि हमें सपोर्ट चाहिए, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया तो हमें इसको रिकवर करके दो, तो फिर वो क्या करते हैं कि इस के डंप में जाके देखते हैं कि लास्ट सिस्टम स्टेट क्या थी, किस वजह से जो है ना सिस्टम डंप किया था, या ख़राब हुआ था, या बंद हुआ था, या क्रैश किया था, वट एवर। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको लाजमी जो है ना आप इनेबल करें। हम इनेबल कर लेते हैं। ये 128 MB लेता है स्पेस आपकी जो रैम है उसमें से। कुछ लोग कम रैम होने की वजह से इनेबल नहीं करते, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको इस टाइम इनेबल नहीं करता, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनेबल करें ज़रूर इसे। फिनिश, और जैसे मैं इसे फिनिश करूँगा तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ये विंडो भी आ रही है जी, नीचे Ctrl+R का बटन प्रेस करें तो ये माउस जो है ना रिलीज़ हो जाता है इस वर्चुअल मशीन में से। इंस्टॉल टूल्स, रिमाइंड मी लेटर, नेवर रिमाइंड मी। ठीक है जी, रिमाइंड मी लेटर मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देखें कि ऑलरेडी एक यूज़र आ रहा है गेस्ट और एक आ रहा है ओरेकल। अच्छा, ये गेस्ट और ओरेकल क्यों आ रहे हैं, ये मैं एक डिस्कस करने वाली बात है, क्योंकि हम ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ओरेकल वालों का ही हम ओरेकल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं। तो ओरेकल वालों ने ओरेकल डेटाबेस को इंस्टॉल करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो उन्होंने बनाया, मतलब ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स 5 से लेके ऑनवर्ड 6 तक या 7 में भी, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रिक्वायर्ड यूज़र या जो पैकेजेस हैं वो पहले से इंस्टॉल किए होते हैं। तो आपको ओरेकल लिनक्स में ये फ़ायदा होगा कि जो रिक्वायर्ड पैकेज हैं जो आपको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, फॉर एग्जांपल आप रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स करेंगे तो उसमें कुछ पैकेजेस ये यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड मिल जाता है। अगर नहीं होगा तो हम खुद क्रिएट कर लेंगे। मैं अदर पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ओरेकल का पासवर्ड मैंने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन सेट नहीं किया था ना, उससे मुझसे पूछा था, ये बिल्ट इन यूज़र बना हुआ था ऑलरेडी। अदर पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे रूट का लॉगिन करता हूँ। लॉगिन का बटन दबाया, यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड मुझे पता है, दैट इज़ ओरेकल। मैं लॉगिन किया तो मेरे सामने ये फर्स्ट स्क्रीन जो है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की आ जाएगी। अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, मैं देखता हूँ कि मैंने इसे कितनी रैम असाइन की है एट दिस टाइम। अच्छा, इसने ये कहा है जी, यू आर करंटली ट्राइंग टू रन एज रूट सुपर यूज़र, दिस सुपर यूज़र इज स्पेशलाइज्ड अकाउंट दैट इज़ नॉट डिजाइन टू रन एज अ नॉर्मल user session. Various programs will not function properly and action performed under this account can cause unrecoverable damage to the operating system वगैरह वगैरह। इस मैसेज को आपने दोबारा देखना तो यहाँ से ये टिक करें और ओके करते हैं। मैं क्लोज कर देता हूँ। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिकमेंड करता है कि आप रूट यूज़र से लॉगिन ही ना करें, आप स्टैंडर्ड यूज़र से लॉगिन करें और वहाँ पे फिर आप स्विच कर जाएंगे यूज़र में टर्मिनल के अंदर। सॉरी।
तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि मैं इस यूज़र से लॉगिन नहीं होऊंगा। जैसे मैंने क्लोज़ किया, कुछ सर्विसेज अब लोड होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये नेटवर्क की सर्विस लोड होगी, ये ऑडियो की सर्विस लोड होगी। यहाँ पे देखें फ्राइडे 29 दिसंबर, ऑलरेडी टाइम ठीक आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन डिस्क आ गई। इंस्टॉलेशन डिस्क इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे सीड रोम को कनेक्ट किया हुआ है, इस टाइम डिसकनेक्टेड स्टेट में नहीं है। तो हम अकॉर्डिंग टू फाइल जी, हम सबसे पहले वो फ़ाइल खोल लेते हैं जो मैंने बनाई है। ये मेरे पास एक फ़ाइल बनी हुई है, ये हाईली डॉक्यूमेंटेड मैंने फ़ाइल बनाई है। ये इसका सबसे स्टेप बाय स्टेप लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन फॉर ओरेकल 11G R2 ऑन ओरेकल लिनक्स 6.5 64 बिट बाय अब्बास हुसैन। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा, अगर किसी ने जो है ना ये चाहिए किसी को, तो आपने सिंपली क्या करना है कि मुझे abbashusain1@hotmail.com, या अगर आप मेल नहीं, आप मैसेज मुझे करना चाह रहे हैं, तो मेरा नंबर है +92 और 4139 आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा। इसको मैं नो कर लेता हूँ ताकि मेरी ये जो मैंने लिखा था वो सेव ना हो। तो ये रिक्वायर्ड पैकेज सिलेक्शन इन ड्यूरिंग लिनक्स इंस्टॉलेशन। ओरेकल ये रिकमेंड करता है कि आप जो ये वाले पैकेज है ना, इनको जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मतलब बेस सिस्टम में बेस है, क्लाइंट मैनेजमेंट टूल्स हैं, कंपैटिबिलिटी लाइब्रेरीज हैं, हार्डवेयर मॉनिटरिंग यूटिलिटीज़ हैं, इन सबको इंस्टॉल करें, ये ओरेकल रिकमेंड करता है। ओके जी। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट लेते हैं अपना। फर्स्ट मैंने स्टेप 1 लिखा है, होस्ट नेम सेट करते हैं इसका। होस्ट नेम सेट करने के 2 तरीके हैं जी। नंबर 1 तरीका है कि आप यहाँ से, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ। इसी फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, या तो मैं सिस्टम में जाके एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे कहीं मेरे पास टर्मिनल की विंडो आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो एप्लीकेशंस में जाके देख सकता हूँ मैं। यहाँ पे भी नहीं आ रही तो सिंपली मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन टर्मिनल करूँगा। अब ये देखें कि root@लोकल होस्ट डेस्कटॉप, यानी कि रूट का जो प्रोफाइल यूज़र है उसके डेस्कटॉप में मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ, और लोकल होस्ट इसका नाम आ रहा है। मैं यहाँ पर होस्ट नेम की कमांड दूंगा तो मुझे करंट होस्ट नेम पता चल जाएगा। ये होस्ट नेम सेव कहाँ पे हो रहा है, ये होस्ट नेम सेव हो रहा है जी एक जाके जगह पे, अकॉर्डिंग टू दिस इस ऑपरेटिंग सिस्टम में etc sysconfig और /network की एक फ़ाइल है, उस फाइल में जाके स्टोर होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी देखेंगे खोल के, तो फाइल में जाता हूँ मैं, यहाँ से etc की एक डायरेक्टरी, और etc में जाके आगे sysconfig की एक डायरेक्टरी, और यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क के नाम से कोई फ़ाइल पड़ी होगी। मैं net लिखता हूँ या n लिखता हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। सॉरी, उसने नेटवर्किंग खोल दी, sysconfig में /network, तो नेटवर्क की यहाँ पे एक फ़ाइल होगी। इसे खोलने में समटाइम क्या होता है कि हमें देर लग रही होती है। मैं यहाँ पे चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा, हम ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने नहीं यहाँ पे इस टाइम बैठे, हमारा मकसद कुछ और है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इस जगह पे जाके अगर मैं ओपन इन टर्मिनल करूँ तो यहाँ पे मुझे टर्मिनल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ls कर सकता हूँ, ls-l, यह भी मेरे पास एक है तरीक़ाकार। या मैं आप vi कर सकता हूँ, vi एक एडिटर है, और यहाँ पर मैं नेटवर्क की जो फाइल है उसको मैं ओपन कर लूँगा। नहीं, ये नहीं ओपन हो गई है। sysconfig के अंदर मैं देखता हूँ कि क्या मैं sysconfig में ही हूँ। समटाइम क्या होता है कि जो etc और etc में है एक sysconfig, और यहाँ पे कहीं नेटवर्क की एक फ़ाइल है। चलिए जी, मैं यहाँ से ओपन टर्मिनल कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले कहता हूँ कैट, और यहाँ से खोलता हूँ। कैट एक कमांड है जो मुझे डिस्प्ले करेगी। ओके जी, हम उस जगह पे आ गए। कैट की एक कमांड क्या करती है कि आपको जो फाइल में लिखा होता है उसे डिस्प्ले कर देती है। तो ये मुख्तलिफ़ फ़ाइलें हम इस तरीके से खोल के देख सकते हैं। चलो, मैं इस टाइम को शॉर्ट करने के लिए मैंने चूँकि पहले फ़ाइल बनाई हुई तो हम उसी को यूज़ करते हैं। अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे आके, चूँकि ऑलरेडी मैं रूट से लॉगिन हूँ, तो ये मैंने ऑलरेडी पाथ सेव किया। मैं इस पे जाऊँगा,
अच्छा, आप देखेंगे कि मेरे जो मेरा सिस्टम है उसके ऊपर जो है ना मैंने ये फ़ाइल खोली हुई, लेकिन यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ मैं इसे, और ये पेस्ट हो जाएगा। ओ नो नो सॉरी, हमें एक स्टेप और करना है पहले। ये पेस्ट करने के लिए ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले VMware टूल्स इंस्टॉल करेंगे। VMware टूल इंस्टॉल करने के लिए क्या तरीकाकार है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ये इंस्टॉल VMware टूल कर लें। जैसे मैं इंस्टॉल VMware टूल का बटन ये मैंने प्रेस किया है, तो होगा क्या कि ये CD चेंज हो जाएगी। अब ये CD चेंज होके VMware टूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि हो जानी चाहिए। ये डाउनलोडिंग VMware टूल्स अभी आ रहा है एक ऑप्शन मेरे पास, मैं देखता हूँ कि कितना टाइम लेता है। सम टाइम ये टाइम लेता है, सम टाइम उसी टाइम हो जाता है, लेकिन सम टाइम ये टाइम ले लेता है। आज ये मेरे साथ इस PC पे हैपनिंग हुआ। हालांकि जैसे ही आप क्लिक करें ना, फ़ौरन यहाँ पे VMware टूल्स के नाम से एक आपके पास ये डिस्क VMware टूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये कह रहा है जी डाउनलोडिंग VMware टूल्स, कहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी को जो है ना मैं अभी यहाँ पे जो है स्टॉप करता हूँ कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। फाइनली जी हमारे पास VMware टूल्स आ गए हैं। इस जो ये मेरे पास विंडो, इसे मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और ओपन का बटन दबाता हूँ। जैसे मैं ओपन का बटन दबाऊँगा तभी जो VMware टूल है इसके अंदर आए नहीं है, यानी कि लोड हो रहे हैं। अभी टाइम ले रहा है, अभी डिस्क में सम टाइम टाइम लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली टाइम की बचत की खातिर, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम लगा दिया अभी, इसे हालांकि हो जाना चाहिए था। ये देखें जी, कैंसिल VMware टूल्स, और आने में नहीं आ रहे। स्पेशली इसी डेस्कटॉप पे मुझे इशू आया ये वाला, कि कभी इशू नहीं आया। तो कहने का मकसद ये है कि ड्यूरिंग रिगार्डिंग अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, हो सकता है आपके साथ भी इशू आ जाए, तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि इसको फिक्स कैसे करना है। तो अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले इंस्टॉलेशन की थी, लैब तैयार की थी, तो मैंने क्या किया था, इसे रीस्टार्ट कर लिया था, यानी कि रीस्टार्ट कर लिया था। सॉरी, ये मुझे प्रोनाउंसिएशन में समटाइम इशू होता है, क्योंकि ओरिजिनल जो मेरी लैंग्वेज है वो उर्दू नहीं है, तो फिर इशू होता है समटाइम। तो मैं रीस्टार्ट का बटन दबाता हूँ, इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। ये PC रीस्टार्ट होगा। आई होप सो कि नेक्स्ट टाइम जब ये लोड होगा तो ये हमारा VMware टूल्स जो है ना प्रॉपरली लोड होंगे। ये मैं आपको पहले बताया, मैंने दोबारा अगेन तीसरी दफ़ा ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये इशू नॉर्मली नहीं आता, आपको भी नहीं आएगा। ये सिर्फ मेरे पास इस टाइम आया। ये VMware वर्कस्टेशन का भी बग हो सकता है, क्योंकि VMware टूल VMware वर्कस्टेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो होता है समटाइम ऐसा। ये जो है एक कुछ चीज़ें हो रही हैं अभी, एक्टिविटी, या मैंने पिछले एक वीडियो में काफ़ी इसको डिटेल में यहाँ पे बयान किया है। और फर्दर अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ग्रब का जो लोडिंग प्रोसेस है उसको आपने देखना है, उसको सर्च करें, और सर्च करके आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे एक वेबसाइट है, अगर वो खुल गई मेरे पास, नहीं बल्कि इस पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है अभी इस टाइम, तो वेबसाइट नहीं खुलेगी। सर्टिपोर्ट आई थिंक एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको लिनक्स के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग लिनक्स सर्टिफिकेशन, एंड वहाँ पे लोग अपने पोस्टें शेयर करते हैं। कुछ लोगों को जो इश्यूज़ आए होते हैं, या जो लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए होते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रोसेस, लोग वहाँ पे चीज़ें शेयर करते हैं। एग्जैक्ट मुझे नाम जो है ना वो अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन आई थिंक लाइक दैट के वो सर्टिपोर्ट या सर्टिपोर्ट इस तरह एक नाम है। प्रोनाउंसिएशन में अगेन इशू, और आई होप सो कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अब लोड हो जाएगा। और जैसे लोड होता है अगेन आई हैव टू लॉग इन फ्रॉम रूट यूज़र, क्योंकि अभी तक मैंने ओरेकल का पासवर्ड सेट नहीं किया, रूट का भी पासवर्ड मैंने ओरेकल ही सेट किया हुआ है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोफाइल लोड हो रहा है। प्रोफाइल के काफ़ी सारे जो है वो प्रोसेस होते हैं, 1 बाय 1 वो चल रहे होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उस प्रोसीजर को ज़रूर आपने पढ़ना है कि जब सिस्टम पे फर्स्ट टाइम हम लॉगिन करते हैं। देखिए जी VMware टूल्स आ गए हैं, अब देखते हैं इसे खोल के किसके अंदर की फ़ाइलें आ गई हैं। ओके जी, हमारे काम की फ़ाइल क्या है, ये वाली फ़ाइल हमारे काम की है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करके इसको मैं पेस्ट कर लूँगा डेस्कटॉप पे। या मैं दूसरा ये काम भी कर सकता हूँ, पेस्ट करने के बजाय इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और एक्सट्रैक्ट टू कर दूँ, तो ये मुझसे पूछेगा कि कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँ।
ये भी मुझसे ही पूछ सकता है। तो मैंने इसे बताया कि आप डेस्कटॉप के ऊपर कर दो आप, और ये एक्सट्रैक्ट का बटन दबा दो, तो ये एक्सट्रैक्ट होके मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी फ़ाइल। मैं इस फोल्डर को खोले तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम काम जो है ना मैं माउस से करूँ। इसके दो तरीके हैं, ये एक ओपन इन टर्मिनल करें और यहाँ से ls करें, यहाँ पे sh लिखें और vmware.pl, ये इस तरीके से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ओपन करें और रन इन टर्मिनल कर दें। लेकिन ये शर्त ज़रूरी है कि आप रूट से लॉगिन हों जब आप इसको क्लिक करेंगे। तो जब फॉर एग्जाम्पल अगर ओरेकल यूज़र से लॉगिन है तो फिर वहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो रूट से आप इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पे आपको पहले से sh के थ्रू ये कमांड चलानी पड़ेगी। ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है जी, इन विच डायरेक्टरी डू यू वांट टू इंस्टॉल द बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल है कि जो इसकी एक्जी फाइलें होंगी वो कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट usr/bin की एक डायरेक्टरी वो वहाँ पे सेव होगी। मैंने कहा इंटर यहीं पे कर दो। इसने एक डायरेक्टरी कंटेन करनी है वगैरह, ये भी मैं कहता हूँ ओके 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 ओके। और अब ये पढ़ने वाला है जी, ये कहता है जी इसको भी यस कर दें आप। ओके, मैंने एक फ़ाइल बनाई है और बल्कि उस फाइल को जो है ना मैं यहाँ पे शेयर भी कर लेता हूँ आपके साथ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब ये यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने आपको बताने जिनको आपने लाजमी इंस्टॉल करना है। और अगर आप ये VMware टूल इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपकी ओरेकल इंस्टॉल मे भी हो जाए मे भी ना हो, 99% चांसेस हैं कि नहीं होगी, क्योंकि इसने बहुत सारे ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं। तो ये देखें जी, द VMware होस्ट गेस्ट फाइल सिस्टम अलाउज टू शेयर फोल्डर्स बिटवीन होस्ट एंड OS। यानी कि इस मशीन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैंने एक फ़ोल्डर शेयर करना है जो मेरे इस सिस्टम के D ड्राइव में पड़ा हुआ है, यहाँ पे शेयर्ड का फ़ोल्डर, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे VMware में खुल जाए। उसके लिए इस फीचर का येस होना ज़रूरी है, वरना आप शेयर नहीं कर पाएंगे अगर आप VMware टूल्स में ये काम नहीं करेंगे। तो इसको ओके कर दें, यहाँ पे एंटर किया है मैंने। और मैं कहता हूँ नो। बाय डिफ़ॉल्ट आपसे जो क्वेश्चंस पूछ रहा होता है ना, एक वो फोल्डर शेयर वाला आपने येस लाजमी करना होता है, और एक यहाँ पे और आएगा भी, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपने उसको भी येस करना होता है। अच्छा, विंडोज़ में बड़ी आसानी से ये देखा जी, VM बैक लेबल्स कॉपिंग फाइल। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फ़ाइल टेक्स्ट खोली हुई है ना, इसमें से जो मैं कॉपी कर रहा हूँ ये इधर कॉपी होकर आ जाए। तो पहले नहीं आ रहा था, जब मैं ये वाला येस कर लूँगा तो ये मुझे इस चीज़ की फैसिलिटी देता है कि मैं ये काम कर लूँ। ये सारे एक प्रोसीजर चलेगा इतनी देर में। मैं जो आपको फ़ाइल बात कर रहा था वो मेरे पास यहाँ पे एक मेरे लैपटॉप में एक डायरेक्टरी है, वहाँ पे मैंने रखी हुई है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको एक फ़ोल्डर में रख लेता हूँ मैं, यूज़र मैनुअल के नाम से मेरे पास ये जो प्रिंटिंग के लिए एक उसने फ़ीचर पूछा है जिसको भी मैं येस कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे SC लिनक्स के अलर्ट आ रहे हैं, इसको मैं बस यहाँ से बंद करता हूँ और कुछ नहीं करता। इतनी देर हम चलते हैं जी, हमारे यहाँ पे एक मैंने फ़ाइल खोल ली है शेयर्ड, और शेयर्ड में एक्स्ट्रा, और मेरे पास यहाँ पे एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है यूज़र मैनुअल का। अगर मेरे पास इंस्टॉल हुआ तो नहीं, मेरे पास PDF रीडर ही इंस्टॉल नहीं है, तो मैं टॉप रीडर इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने सिस्टम में, ताकि असल में मैंने ना ये कुछ देर पहले नहीं 2-3 दिन पहले ये सिस्टम तैयार किया था ताकि इस पर लैब को परफॉर्म किया जाए। ये अभी ना VMware की इंस्टॉलेशन चल रही है जी। डू यू वांट इनेबल गेस्ट ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह, मैं कहता हूँ इनेबल करो, और ये इनेबल ओके। अभी तक मैंने किसी में येस या नो नहीं लिखा, बस मैंने इंटर किया है हर जगह पे। दो जगहों पे आपने बस ध्यान रखना है कि जहाँ पे वो ट्रैक करते हैं फाइलों को वो, और वो होस्ट शेयरिंग जो है ना फाइलों की, वो येस होनी चाहिए। ये मेरे पास अडोब रीडर आ गया, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि उस फाइल को खोल के दिखा सकूँ आपको। इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये किसकी जो है ना वो क्रिएटिंग अ न्यू इनट RD बूट इमेज फॉर कर्नल। इतनी देर में इधर अडोब रीडर इंस्टॉल हो जाएगा ताकि हम फाइल को व्यू कर सकें। और
देखते हैं जी क्या कितना टाइम लेता है सम टाइम ये। हालांकि इसे नहीं लेना चाहिए, 4 GB रैम इज़ इनफ, लेकिन ले रहा है तो चलिए जब हम इसमें क्या कह सकते हैं इसे। जैसे VMware टूल इंस्टॉल हो जाएंगे, अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको पहले से कॉन्फ़िगर करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पिछले लेक्चर में अगर आप जाएं जहाँ पे हमने विंडोज़ में Oracle 11G की इंस्टॉलेशन की है, तो इंस्टॉलेशन से पहले मैंने कोई ख़ास कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी की, बस मैंने एक IP असाइन किया था, नेम चेंज किया था और बस नेम IP असाइन की, नेम चेंज किया, IP असाइन किया और मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी थी। और आई थिंक लाइक दैट कि मैंने फायरवॉल बंद की थी या नहीं की थी, मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, वीडियो देख के पता चलेगा कि मैंने की थी या नहीं की थी। और हमने इंस्टॉलेशन कर ली थी, हालांकि वो एग्जैक्ट सही मेथड नहीं है। लिनक्स में ये होता है कि अक्सर लोगों को इश्यूज़ आ जाते हैं ड्यूरिंग लिनक्स की जो है ना इंस्टॉलेशन में, हमें उसको करते हुए, डेटाबेस को इंस्टॉल करते हुए इश्यूज़ आते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम, उसका हल ये होता है कि हम पहले से ही लिनक्स में ना, चूँकि लोग एक्सपर्ट नहीं होते, डरते हैं भी से लिनक्स से कि पता नहीं कौन सी कमांड लिख के क्या हो जाएगा। और हालांकि मैं ये समझता हूँ कि लिनक्स से आसान जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कोई भी। और जिस बंदे ने लिनक्स पे काम करना शुरू कर दिया, वो मेरा ख्याल नहीं है कि वो किसी दूसरे ओएस की तरफ जो है ना सोचेगा कि मैं इसके तरफ मूव कर जाऊँ। उसे लिनक्स इट्सेल्फ इतना अच्छा लगेगा कि जो सारी चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी हो जाएं। ये क्यों टाइम ले रहा है, हालांकि इसे थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे चलाया था तो इसने फ़ौरन ये सारी चीज़ें कर ली थी। मे बी कोई इशू हो सकता है, सम टाइम हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और आई थिंक लाइक दैट के इट हैज़ गॉन टू सक्सेस। ये माउंटिंग HDFC एक जो है ना इसमें डायरेक्टरी होती है, उसको माउंट नहीं कर सका, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड यू हैव टू रिस्टार्ट योर PC अगेन प्रोनाउंसिएशन इशू। मैं इसको इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं PC को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। जब रीस्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि रेजोल्यूशन चेंज हो चुकी होगी इसकी। शट डाउन एंड रीस्टार्ट। जब तक ये बैक वापस आता है हमारे पास, तब तक मेरे पास ये खुल गया है और मैं यहाँ से वापस जाता हूँ तो ये देखें मैंने अपने लैपटॉप से एक फ़ोल्डर यहाँ पे शेयर कर लिया है और यहाँ पे यूज़र मैनुअल के नाम से एक फ़ाइल पड़ी है। मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ अडोब रीडर में। तो एक ये ना मेरे पास एक यूज़र मैनुअल मैंने क्रिएट किया है, ये आपको मैं अवेलेबल कर दूँगा, हाँ जिसको किसी को ज़रूरत होगी, या मैं किसी ड्राइव पे शेयर कर दूँगा, वहाँ से सारे ले लेंगे। इसमें सारी मैंने जो है ना बताया कि आपने इसको VMware वर्कस्टेशन को कैसे इंस्टॉल करना है, रिमोट को कैसे सिलेक्ट करना है। ये एक मैनुअल मैंने बना लिया है। एक इसको लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करना है, ये भी एक यूज़र मैनुअल मैंने बना लिया है। और यहाँ पे अक्सर लोगों को एक अभी एक ये यूज़र मैनुअल मैंने किसी के साथ शेयर किया किसी के साथ, तो उसे एक इशू आया था पेज नंबर 13 पे, ये वो भी मैं आपको बता देता हूँ टिल दैट टाइम वाज। अच्छा इसमें ये है, मैंने ऊपर यहाँ पे शायद लिखा हुआ है कि ये देखें जब मैंने किया ना बूट पार्टीशन क्रिएट यहाँ पे, तो मैंने इसे फोर्स टू बी प्राइमरी पार्टीशन किया है। तो एक जो बूट पार्टीशन है वो हमेशा प्राइमरी पार्टीशन ही होती है, और वो मतलब उसे अगर नहीं है तो आपने उसको फोर्स करना है। यहाँ पे मैंने इसका साइज़ 500 MB रखा है, बस इसका 200 भी इनफ है, कोई मसला नहीं है, और फिक्स कर दिया मैंने साइज़ को स्लैश बूट को। तो यहाँ पे देखें कि मैंने कहा है जी स्लैश बूट पार्टीशन एज ए प्राइमरी पार्टीशन इन ऑर्डर टू लेफ्ट एंड इन अदर लेट इट अनचेक्ड। आपने चाहते हैं कि प्राइमरी बने तो बन जाए। पार्टीशन की मैंने डिटेल में बात की है, तो आपको पता है कि मैक्सिमम 4 पार्टीशन बन सकती हैं प्राइमरी, तो फिर ज़्यादा कैसे बनाएंगे, तो फिर एक्सटेंडेड चौथी बनानी पड़ेगी आपको उसमें मज़ीद। और ज़रूरी पार्टीशंस कौन सी हैं आपके पास, ये एक स्वैप ज़रूरी है, एक बूट ज़रूरी है और एक स्लैश ज़रूरी है, यानी कि जैसे रूट ज़रूरी है। बाकी ये जो पार्टीशन स्लैश U01 टेम्प माई डॉग्स, ये जितनी मर्ज़ी बना लें, तो ये इशू आ सकता है। आपको ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटेंडेड पार्टीशन बनी और उसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि रूट पार्टीशन सबसे पहले बनाओ। नहीं, रूट पार्टीशन मैं ये सोचता हूँ कि भाई एंड में बनानी चाहिए रूट पार्टीशन, बाकी सारी बना लो, और बाकी जितनी जगह बच जाए। जैसे मेरे पास ये सारी मैंने पार्टीशन बनाते बनाते यहाँ तक पहुँचा, तो मेरे पास 57 GB या 58 GB जगह बची, जो मैंने सारी रूट को दे दी। ये भी मैनुअल आपको ना मिल जाएगा। और ये VMware टूल्स को इंस्टॉल करने का मैंने जो है ना यूज़र मैंने बनाया था, ये भी आप लोगों के लिए बनाया मैंने।
तो ये भी मिल जाएगा आपको। ये सारी चीज़ें वहीं रखी, लेकिन इसमें एक गलती हो गई मुझसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, इसको मैं अपडेट करके रखूँगा यहाँ पे। जो उसमें वो इनेबल करना था ना ड्रैगिंग के लिए, देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नो है, तो इसको येस करना होता है, येस होना चाहिए यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वापस आ गया और मैं दोबारा वापस रूट से इसे लॉगिन करता हूँ और एक इस पासवर्ड। अब हमारी जो अगली कॉन्फ़िगरेशन जो कि मैं यहाँ से उठाऊँगा तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम का नाम चेंज करेंगे। लोड हो जा, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि जो है ना वीडियो का टाइम कम से कम हो, लेकिन बाई चांस ऐसा है कि ये उसी की सीरीज़ में ना टाइम हर लेक्चर जो है ना वो घंटे से ऊपर चला जाता है या उससे नीचे आने में नहीं आ रहा। खैर चलें, कोई बात नहीं जी, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओपन टर्मिनल किया जी, यहाँ पे मैं वो कमांड लिखूँगा, जस्ट पेस्ट करूँगा इसे। अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड नाउ पेस्ट। ये देखें अब पेस्ट इनेबल हो गया, मेरे सामने ऑटोमेटिक वो फाइल आ जाएगी। इस सिस्टम का क्या नाम रखना चाहता हूँ मैंने ऑलरेडी नाम डिसाइड कर लिया कि मैंने OCADBSR इसका नाम रखना है, तो मैं ये नाम इसका रख देता हूँ। यहाँ पे नाम को सिर्फ कॉपी करता हूँ और किसी चीज़ को कॉपी नहीं करता। तो आई में प्रेस करूँगा इस जगह पे आके तो इंसर्ट मोड में आ जाएगा। ये होस्ट नेम को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। डॉट लोकल डोमेन, ये ना अक्सर लोग कहते हैं डॉट लोकल डोमेन ज़रूर लगाना, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना ये हरकतें की होती हैं कुछ लोगों ने। और WQ और एक्सक्लेमेशन मार्क या क्या कहते हैं इसे, ये मैंने किया। और अब मैं यही कमांड चलाऊँगा, दोबारा कैट करके देख लूँगा कि क्या मेरा जो है नाम जो मैंने रखा है सेव हो गया। ओके जी। अगला काम मैंने क्या करना है कि मैंने करना है एक etc/host की एक फ़ाइल है, उसको एडिट करना है और उसमें मैंने एक एंट्री डालनी है नेम रेजोल्यूशन के लिए। एंटर किया जी, यहाँ पे आ गया जी। ऊपर वाली लूपबैक की एंट्री ऑलरेडी मैं इसे रहने दूंगा। आई प्रेस करूँगा, इंसर्ट मोड में आ जाएगा और इसे नीचे ले आऊँगा मैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने ये लाइन लिखी हुई है ऑलरेडी, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये है होस्ट का नाम OCADBSR। यहाँ पे आगे एक टैब, आपने स्पेस यानी कि एक टैब का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे लिखना होता है आपने होस्ट नेम यानी कि ये वाला नेम डॉट डोमेन नेम, अगर आपने डोमेन बनाई है तो ठीक है, चाहते हैं कि आप डोमेन मेरी इस नाम से बन जाए, और बाकी कोई ज़रूरी नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी लोकल डोमेन लाजमी लिखें। भाई क्यों लिखें, क्या लॉजिक क्या है इसके लिखने की जी? मैं नहीं लिखता। मैंने क्या किया है कि होस्ट नेम का दे दिया, जो यहाँ पे FQDN नेम आना था यानी कि फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम आना था। मेरा चूँकि फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम यही है, मैंने डोमेन बनाई नहीं है अभी तक, ना मैंने किसी डोमेन पे ज्वाइन किया है, तो मैं इसलिए इसको यहीं रख रहा हूँ। और ये जो मेरी तीसरी एंट्री आ रही है, और अगर आपको एलियस से भी इसे कॉल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इसे मैं एक टैब और कर लें, आप चाहते हैं कि उर्दू IT1 के नाम से मैं इसको कॉल करूं, इस सिस्टम को एक्सेस करूं, तो ये वाला IP एक्सेस हो जाए। ठीक है, यानी कि एलियस इस IP के कितने नाम हुए, OCADBSR ये भी एक नाम है, उर्दू IT1 भी इसका एक नाम है। तो अब जो मर्ज़ी कर लें, नॉट ये। अब देखिए यहाँ पे इसने लोकल होस्ट लिखा है, आगे लोकल होस्ट डॉट डोमेन नेम लिखा है, यानी कि FQDN नेम यहाँ पे आ रहा है। डॉट लोकल डोमेन लिखना है लिख लें, नहीं लिखना है ना लिखें। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने नाम डॉट लोकल डोमेन नहीं रखा, जो मैंने नाम रखा वही रख रहा हूँ मैं। ये जो एंट्री है ना, ये है जी IP वर्जन 6 की। इसको मैं कमेंट करता हूँ हैश का सिंबल डाल के और ऊपर आ जाता हूँ। एस्केप का बटन दबाया, शिफ्ट दबा के कॉलन का बटन दबाया, तो यहाँ पे देखें ये आ गया W राइट Q क्विट, और एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए होता है कि अब मुझसे कुछ नहीं पूछना। WQ भी करेंगे तो ओके हो जाएगा, राइट और क्विट हो जाएगा। समटाइम कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो आप कहते हैं कुछ नहीं पूछना है, इंटर करो, नथिंग एल्स। बस यहाँ पे कैट करके दोबारा देख लो कि जो आपने एंट्री की है वो ठीक हुई है। तो ये देखें जी आपकी एंट्री ठीक होगी 31.1। अगला काम ये कह रहा है जी आप IP सेट करें इसका। अब IP सेट करने के तीन तरीके हैं। मैं सबसे आसान तरीका अपनाता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इनेबल एक नोटिफिकेशन कर लेता हूँ, फिर मैं एडिट कनेक्शन में जाता हूँ।
इसके ऊपर क्लिक किया और एडिट पे गया। यहाँ से मैंने करना है कनेक्ट ऑटोमेटिकली, और फिर जाना IP वर्जन 4 में, यहाँ से करना है मैनुअल और ऐड का बटन दबाया। यहाँ पे IP पेस्ट कर देता हूँ मैं। सबनेट मास्क या नेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा 16, क्योंकि क्लास B का IP है। और IP वर्जन 6 को इग्नोर करना है आपने, बाय डिफ़ॉल्ट इग्नोर ही होता है। अप्लाई, और ये देखिए कनेक्ट हो गया। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक की सेटिंग होगी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसके अंदर SE लिनक्स को डिसेबल करना है। SE लिनक्स किस जगह पे, /etc/SE linux/config में, इस ये config के नाम से फ़ाइल है और SE लिनक्स के फ़ोल्डर में etc में जाके, तो मैं इसको भी यहीं पे पेस्ट किया। ये फ़ाइल खुल जाएगी। इसमें हमने क्या करना है, मैंने आई का बटन प्रेस किया तो इंसर्ट मोड में आ गया। मैं यहाँ पे आके SE लिनक्स इज़ इक्वल टू, ये इसको चेंज नहीं करना है SE लिनक्स टाइप को, इसको टारगेटेड ही रहने दें आप। यहाँ पे इसको चेंज करें आप, रिमूव करके प्रिमिसिव कर दें, PRMISSIV प्रिमिसिव। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ आपको वार्निंग देगा लेकिन ब्लॉक नहीं करेगा, बताएगा कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अब इसको मैं कैट करके चेक कर लेता हूँ, या इसमें जो है नहीं, कैट ही करता हूँ मैं। तो देखें कि मैंने प्रिमिसिव इसको सेट कर दिया और ये इनेबल है, डिसेबल नहीं है। ठीक है जी। इसकी एक और भी कमांड होती है SE स्टेटस। तो देखें कि अभी ये मूड फ्रॉम कॉन्फ़िग फाइल को कहता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसका मूड प्रिमिसिव है। ठीक है, लेकिन इस टाइम इसका जो करंट मूड चल रहा है वो इन्फोर्सिंग है। तो इसको या तो इसकी सर्विस रीस्टार्ट कर दें, ठीक है, या सिस्टम रीस्टार्ट कर दें, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और फिर जनाब अगला इसने क्वेश्चन किया है कि जनाब आप फायरवॉल को डिसेबल करें जी। फायरवॉल को डिसेबल करने के जी सर्विस IP टेबल स्टेटस आप देखते हैं हम सबसे पहले क्या चल रहा है जी फायरवॉल का। और एक और नया टर्मिनल खोल लेते हैं, उसमें कर लेते हैं ताकि हमें ये सारी चीज़ें समझ आती रहें। स्टेटस है जी ऑन, मैं इसको क्या करूँगा, स्टॉप कर सेव कर लूँगा पहले। इस स्टेटस को मैंने सेव किया, ऐसे भी सेव, ये सेव हो गया जी। और यहाँ पे मैं इसे करूँगा स्टॉप, और स्टॉप हो गया। ऐसी ये लिनक्स 6 में सिर्फ ये है, बाकी में किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पे एक कमांड होती है जी CONFI जी, कॉन्फ़िग IP टेबल। स्टॉप की जगह पे मैं लिख दूँगा ऑफ़, यानी कि जब नेक्स्ट रीस्टार्ट हो तो ये ऑफ़ हो जाए हमेशा के लिए। इसको मैंने किया ऑफ़ IP टेबल्स को। अब IP टेबल्स क्या है, ये अलग कहानी है। यहाँ पे एक फायरवॉल का बना हुआ है सिस्टम में जाके, इसको मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, येस करता हूँ, और ये बंद। इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं करनी थी मैंने जो मेरी। अब उसके बाद मैं ओरेकल का पासवर्ड भी रीसेट कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आप लिनक्स 7 करेंगे तो उसमें ओरेकल का यूज़र पहले से अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप एक कमांड लिखें IDORACLE ओरेकल। आप ID ओरेकल करेंगे तो आपको पता चला कि ओरेकल का यूज़र है जिसकी ID ये है, इसकी ग्रुप ID ये है। ग्रुप ID क्या है जी, ओ इंस्टॉल, और ग्रुप्स कौन से हैं, ओ इंस्टॉल और DB, 2 ग्रुप इसके बने हुए हैं। ठीक है जी। तो आपने इस चीज़ को ना ज़रूर रखना। ये ऑलरेडी लिनक्स 6.5 में या 1 में या 2 में या 3 में क्रिएटेड होते हैं, क्योंकि ओरेकल लिनक्स है। अगर आप RHEL यानी कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स करेंगे, उबंटू करेंगे या कोई और करेंगे, इवन का फेडोरा या सेंटोस भी करेंगे, तो उसमें यूज़र क्रिएट करने होते हैं। और यूज़र क्रिएट की क्या कमांड होती है, यूज़र ऐड। बल्कि ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, इसको भी मैं PDF के शेप में बना के ना सेव कर आपको दे दूँगा मैं। और आई थिंक कि काफ़ी सेटिंग्स हमने चेंज कर ली हैं। वो टाइम आ गया कि हम सिस्टम, कोई और चीज़ तो नहीं रह गई इसमें कहीं। अच्छा, एक इसमें चीज़ रह गई है जो है इस फाइल में जो हमने करनी है। हाँ, ओरेकल का पासवर्ड सेट नहीं किया तो हम PASSWD पास WD ORACLE यूज़र का नाम इंटर करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा कि क्या पासवर्ड देना, तो मैं कहता हूँ ओरेकल ही पासवर्ड दे दो इसे। इंटर किया, ORACLE इंटर किया, पासवर्ड हमारा अपडेट हो गया। मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे एक कमांड होती है x होस्ट प्लस। समटाइम लोग यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस डेस्कटॉप से इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इसका नाम देता हूँ कि इसको ये एक्सेप्ट करे, इसके कनेक्शन को। प्लस या एक्स होस्ट स्पेस प्लस लिखूँगा तो किसी भी कनेक्शन को ये एक्सेप्ट करे, किसी भी डेस्कटॉप से। तो इंटर करता हूँ मैं। अब ये क्लाइंट्स कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर।
एक्सेस कंट्रोल डिसेबल्ड। अगर मैं सिर्फ किसी उसका नाम लिखता है यहाँ पे होस्ट का, फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप का नाम लिख देता है यहाँ पे, तो सिर्फ ये जब इसको एक्सेस करता तो इसने जाने देना था। और अब मैं यहाँ पे कमांड है हमारी पास बड़ी प्यारी सी, रीबूट नाउ। ये रिबूट होगा जी पीसी, और ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है सम टाइम। और यहाँ पे जो एरर आ रहे होते हैं आपने उनको भी काउंट करना होता है कि कोई एरर क्यों आ रहा है। ये मैं एक बात अचानक भूल गया हूँ जो मैंने आपको बतानी थी। अभी मैं क्या बात करने लगा था, मुझे जो है ना वो शायद अचानक जो है ना वो भूल ही गई कि मैंने एक आपको बात बतानी थी रिगार्डिंग किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के। चलें जी, जितनी जहन में आती है दोबारा मैं सोचता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। यहाँ पे ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू कर्नल, और उसका एड्रेस वो बता रहा है मेमोरी का कि इस एड्रेस पे ये कंट्रोल कर देगा कर्नल को ट्रांसफ़र। और जब लोड कर्नल को ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर क्या होता है कि इशू आएगा। अच्छा, आपको इशू हो सकता है कि आप कहें कि जनाब कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हो रही, या आपको कोई एरर आ जाए कि आपकी डेटाबेस वो कुछ महंगी जा रही। अच्छा, यहाँ पे ना एक डॉक्यूमेंट आई थिंक मेरे पास ना, मैं इसमें देखता हूँ अगर कोई पड़ा हो, बल्कि पीडीएफ की शेप में यहाँ पे मिल सकता है। मैं ना एक उस यहाँ पे चलें इतनी देर में इस फाइल को समझते हैं थोड़ा सा। ये फ़ाइल तो मैंने खोली हुई इधर। ये क्या चीज़ है, यही मैं बताने वाला था आपको जितनी देर में ये लोड हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ये सारे ग्रुप्स की कहानी है। ये ओरेकल लिनक्स में आपको क्रिएट नहीं करना पड़ते, ये ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, लेकिन आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे तो ये होगा। यहाँ पे एक है जी systemctl.conf पैरामीटर्स, उसमें कुछ कर्नल के आपने ना पैरामीटर सेट करने होते हैं, ठीक है। ये भी ओरेकल लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कन्फिगर्ड होते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसी तरीके से एक limits.conf की फ़ाइल है, इसमें आपने प्रोसेस बताने होते हैं कि प्रोसेस की लिमिट क्या होनी चाहिए। ये भी ऑलरेडी कन्फिगर्ड होते हैं ओरेकल लिनक्स में, इसलिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि हम ओरेकल लिनक्स। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग कहते हैं कि नो नहीं जी हमने तो सिर्फ ओरेकल लिनक्स से इंस्टॉल करनी है, सिर्फ इस वजह से कहते हैं। ये 4-5 जो चीज़ें ना ओरेकल लिनक्स में पहले से हुई होती हैं। अच्छा, हर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना डेटाबेस रिक्वायर करती है, यानी कि आप कहते हैं कि डाउनलोड ओरेकल क्विक इंस्टॉलेशन गाइड फॉर ओरेकल 6.5, तो उस गाइड में ना कुछ पैकेजेस होंगे कि आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वर्जन पे कुछ पैकेज ये वाले इंस्टॉल ज़रूर होने चाहिए। जैसे अगर मैं 6.5 की बात करूं तो वो ओरेकल की जो इंस्टॉलेशन गाइड है उसमें ना ये पैकेजेस आपको मिलेंगे कि आप इन पैकेजेस को ना आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल होने चाहिए। ओरेकल लिनक्स में ये ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं कि समटाइम अपडेटेड होते हैं, जैसे हो सकता है ये 9 है तो 10.0 हो, ठीक है। जैसे ये एक है जी GCC या जी लाइब्रेरी एक है, और इसका 2 स्टार का मतलब है कि 2 के रेटेड जितने भी हैं, हो सकता है 3.5 इंस्टॉल होगा आपका, तो समटाइम क्या एरर दे देता है, लेकिन ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर नहीं होंगे तो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। और आखिरी कहानी जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि हम उस पर टाइम ना लगाएं। हमने क्या करना होता है कि जब लॉगिन लोड होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, जैसे पासवर्ड इंटर करते हैं तो उसमें कुछ फाइलें लोड होती हैं। उन फाइलों में से एक फ़ाइल होती है bash_profile लिनक्स में, लिनक्स के सब फ्लेवर्स में। उस फाइल के अंदर हम कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे हम विंडोज़ के अंदर यहाँ पे कर रहे होते थे। जैसे मैंने आपको उसमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान बताई थी कि जो क्या करते हैं आपके लिए कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल कर देते हैं एट लॉगिन टाइम। और ये थोड़ी देर ले रहा है जब आप फायरवॉल की सर्विसेज खास तौर पे बंद करते हैं और ऐसी लिनक्स को जो ना छेड़छाड़ करते हैं ना। अच्छा, अगर ऐसी लिनक्स को आपने डिसेबल कर दिया ना, या उसका मूड चेंज कर दिया, ठीक है, तो फिर वो रीलेबलिंग करने शुरू हो जाता है। हो सकता है 3-4 दिन लगा दे। तो आपने ये ऐसी लिनक्स की फ़ाइल को छेड़ते हुए आपने गौर करना है कि आपने सिर्फ उसको प्रिमिसिव करना है, उसको डिसेबल नहीं करना। तो अब मैं ओरेकल के यूज़र से लॉगिन हो जाता हूँ। ओरेकल क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब रिस्टार्ट किया मैंने सिस्टम, तो उससे पहले मैंने इसका पासवर्ड सेट कर लिया था। अब जब मैं ओरेकल के यूज़र से लॉगिन हो गया हूँ तो मैंने आपको बताया कि ये सारे काम जो है ना ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही मैं RHEL या फेडोरा कोई और करता तो फिर मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं। ओरेकल लिनक्स 6.2 में भी ये काम करने पड़ते हैं आपको, उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते, आपको करने होते हैं। तो ये फ़ाइल मैंने बहरहाल बना दी है,
जो है ना ये मैं शेयर भी कर लूँगा आपके साथ। बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ओपन टर्मिनल। तो मैंने इस फाइल में बाकी सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं अपनी। अब मैंने एक काम करना है कि मैंने कुछ परमिशन सेट करनी है। मेरे पास ओरेकल रिकमेंड करता है कि आप डिस्क 1 के U01 बनाएं एक डायरेक्टरी और उसके अंदर ओरेकल इंस्टॉल कर दें, लेकिन मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा मैंने डिस्क 1 बनानी है। जब आप ओरेकल का डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो देखें जी OCADBSR नाम आ गया और स्लैश डेस्कटॉप के टाइम ऊपर हूँ मैं CD स्लैश करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, नहीं रूट के डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, ये नहीं करना मैंने। इसको बंद करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ तो CD डबल डॉट मेरे ख्याल में इसमें ऐसे नहीं चलता, CD ये चलता है जी। अब मैं इसके जो है प्रोफाइल पे आ गया हूँ, ls-la मैं करता हूँ तो सारी फाइलें मेरे पास आ जाएंगी जो भी बनी। यहाँ पे एक फ़ाइल है बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल। तो मैं क्या करूँगा, VI सबसे पहले मैं परमिशंस अप्लाई कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस। अच्छा, ये इसमें मैंने ना कुछ फाइलें डायरेक्टरीज बनाई हैं। जैसे मैंने एक डिस्क बनाई थी, इसमें डिस्क वन एक डिस्क बनाई मैंने, दूसरी OR सोर्स के नाम से बनाई। इसमें मैंने कहा कि मैं अपना जो फाइलें होंगी ना, जो मेरा डेटाबेस की फाइलें होंगी जहाँ से मैंने इंस्टॉल करना है डेटाबेस को, उनको मैं इस डायरेक्टरी में रख लूँगा और डिस्क 1 में जाकर मैं डेटाबेस इंस्टॉल कर लूँगा। अभी अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो आप देखेंगे इसके परमिशन में जाके कि इसका जो ओनर है रूट है, ग्रुप इसका रूट है और सारा कुछ है। इसको मैंने सेट करना है ताकि मैं इसके अंदर अब ओरेकल के यूज़र से मैं इसके अंदर कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो देखो वो ना पेस्ट करने दे रहा है और कुछ भी नहीं करने दे रहा। इसी तरीके से मैं और सोर्स को खोलता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास ना पेस्ट की ऑप्शन आ रही है, ना क्रिएट की ऑप्शन आ रही है, कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं। ये सारी परमिशन अभी रूट के पास है, तो हमने इनको सेट करना है। इसमें मैं अपने ओरेकल इंस्टॉल करूँगा और इसमें ओरेकल का सॉफ्टवेयर रखूँगा। तो क्या करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाके मेरे पास एक ऑप्शंस में शेयर्ड फोल्डर का एक ऑप्शन है। ये तरीका क्या है कि मैं अपने इस सिस्टम की फ़ाइलें कुछ इसमें शो करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे, तो यहाँ पे एक विजिट चला, ये ऐड का बटन दबाया, मैंने ऑलवेज इनेबल किया, ऐड का बटन दबाया, नेक्स्ट किया। इसने पूछा पाथ बताओ, मैंने कहा यार D और D में शेयर्ड का फोल्डर है एक। जैसे मैंने D और शेयर्ड का फोल्डर नेक्स्ट किया, इसने पूछा इनेबल दी शेयर, मैंने कहा ओके कर दो जी। और रीड ओनली मैंने टिक नहीं किया ताकि मैं चेंज भी कर सकूँ, ओके कर दिया जी मैंने इसे। अब यहाँ पे फाइल सिस्टम में आया तो एक MNT की एक डायरेक्टरी आ रही है। MNT में जाके HGFC शेयर्ड और यहाँ पे वो सारी फाइलें आ गई हैं जो मैं देखना चाह रहा था। सम टाइम यहाँ पे नहीं आती, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर आपको, उसके लिए आपको सिस्टम को रीस्टार्ट कराना पड़ेगा। जैसे रीस्टार्ट कराएंगे तो ये फाइलें यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अभी मुझे ओरेकल 11GR2 डेटाबेस चाहिए और फॉर लिनक्स चाहिए। इसमें देखें कि मेरे पास ये 2 फाइलें पड़ी, ये मैंने डाउनलोड की थी, जो एक लास्ट टाइम एक लेक्चर में डाउनलोड की थी मैंने। अब इन फाइलों को मैं यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ इसमें, तो देखें पेस्ट का ऑप्शन डिसेबल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर इस यूज़र को, ओरेकल वाला जो यूज़र है, इसको परमिशंस देना पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे एक जो है ना, मैं ये विंडोज़ के लिए है, ये एक यहाँ पे एक फ़ाइल थी जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ उस फाइल को। चलो जी, नहीं है तो कोई बात नहीं है। हम सबसे पहले परमिशन सेट करते हैं। परमिशन सेट करने के लिए एक हमारे पास कमांड -dir-p का मतलब है कि जो पूरी डायरेक्टरी है ना उसके ऊपर पेरेंट ये अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक टर्मिनल खोलूँगा। टर्मिनल में जाके मैं SU जस्ट में लिखूँगा तो मुझसे पूछेगा पासवर्ड, ओरेकल मैंने पासवर्ड दिया तो मुझे रूट पे ले जाएगा। रूट के थ्रू मैंने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट किया, ये mkdir एक डायरेक्टरी बनाओ -p जो पेरेंट और उसको मतलब पूरा एक नीचे तक पाथ दे दो, /disk1 ऐप वगैरह वगैरह, ये सारी मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की, इंटर किया। ज़रूरी नहीं है कि आप /db1 करें, 11.2.0 भी कर दें तो इनफ है। ये मैंने पहले से डायरेक्टरी बना दिया। जब विंडोज़ में हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो डायरेक्टरी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही बना लेता है। ठीक है, इसमें हमें बनानी पड़ रही है। और मैं इसमें ये भी एक काम कर देता हूँ। अभी ये देखें कि डायरेक्टरी बन गई होगी। अब मैं फ़ोल्डर खोलता हूँ डिस्क वन का फ़ोल्डर खोलो, देखिए ये सारी डायरेक्टरी मेरे पास आ गई है, बन गई है DB Home 1 तक। अगेन इसके अंदर कोई मैं फ़ाइल नहीं बना पा रहा अभी तक। तो
अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी परमिशन, इसका ऑनर चेंज कर दूँगा, क्योंकि ऑनर इसका इस टाइम आ रहा है रूट। तो मैं इस ऑनर को चेंज करने के लिए अगेन मेरे पास एक कमांड है, ये मैंने लिख के रखी हुई है, बस मैंने कहा लिखने में थोड़ी देर लगती है, तो यहाँ से ये हम काम कर लेंगे। तो ये किधर गया, ये रूट यूज़र मेरे पास ये था, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ अपने पास। ये इसका मतलब है कि चेंज, सी एच का मतलब चेंज, ओ डब्ल्यू एन का ऑनर, हाइफन आर रिकर्सिव, ओरेकल यूज़र है, डॉट ओ इंस्टॉल एक ग्रुप है, उसको ओरेकल यूज़र और ओ इंस्टॉल ग्रुप को स्लैश डिस्क वन पे फुल परमिशन दे दो। ठीक है जी, मैंने एक परमिशन। अब जैसे ही देखेंगे आप कि यहाँ पे डिस्क वन पे देखेंगे इसका ऑनर चेंज हो गया होगा। सॉरी, नहीं आया अभी, स्लैश डिस्क वन ही किया मैंने, ओरेकल किया है। यहाँ पे एक काम करते हैं, इस पे देखते हैं क्या आया। यहाँ पे ओरेकल आ गया, लेकिन इसके ऊपर ओरेकल नहीं आया। यहाँ पे भी ओरेकल आ गया, थोड़ा टाइम लिया उसने, लेकिन कंटेंट्स उसने चेंज कर दिए। समटाइम क्या हो रहा था कि वो पीछे एक अपनी वो प्रोसीजर चला रहा होता है। अब मैं अभी तक मैंने ओनर चेंज किया है, अभी तक मैंने परमिशन यानी कि फ़ोल्डर क्रिएट किया, फिर उसका ओनरशिप चेंज की, मैंने परमिशन अप्लाई करनी है। सी एच मूड हाइफन आर यानी कि रिकर्सिव करो 775/disk1। 775/disk1 का क्या मतलब है, ये भी देख लेते हैं। 7 का मतलब है सारी परमिशंस और यूज़र को, इस 7 का मतलब है ग्रुप को सारी परमिशंस और अदर को सारी 5 रीड एंड एग्जीक्यूट। अब मुझे ये देखना पड़ेगा आपको जो परमिशंस क्या हैं, और सेम यही तरीका वारदात में करता हूँ डिस्क वन के बजाय। ओ आर सोर्स, ये जो फोल्डर है मेरे पास ये वाला, इस पर करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके ओनरशिप चेंज करता हूँ। तो ओनरशिप चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और टैब का बटन दबा रहा हूँ मैं साथ साथ, ये मैंने काम किया। और अब मैं अगला काम कर लेता हूँ जो मेरे पास है सी एच मोड का, और ये काम कर लिया जी मैंने। अब मैंने इस पे और उस पे परमिशन अप्लाई कर ली है, ठीक है। इसमें मैंने कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की। अब मैं क्या करूँगा, ओरेकल के यूज़र से इसमें मैं पेस्ट करने की मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी। तो मैं यहाँ शेयर्ड में गया, एक्स्ट्रा में गया, और यहाँ पे मेरे पास लिनक्स है। लिनक्स में ये दो मेरे पास फाइलें पड़ी, इनको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ओवर सोर्स में पेस्ट कर दे, बना के पेस्ट की ऑप्शन आ गई है मेरे पास। इतनी देर में ये काफ़ी फाइलें पेस्ट होती हैं। यहाँ पे आई थिंक सो अच्छा जी, आपको ना प्रोफाइल जब आप करते हैं ना, बैच अंडरस्कोर प्रोफाइल का जो यूज़र है उसकी जो फाइल है, जब हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करनी होती है, यहाँ पे समटाइम ना आपको मुख्तलिफ वेरिएशंस मिलेंगे। किसी फॉर्म पे आपको लिखा होगा कि पहले एक्सपोर्ट करें फिर ये करें, कि मुख्तलिफ लोग जो है ना मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। अच्छा, मैं मोस्टली ये वाला तरीका यूज़ करता हूँ। एक्सपोर्ट करो ओरेकल SID LUIT का नाम रखा हुआ मैंने, लिनक्स उर्दू IT, ये मैंने DB का नाम रखा हुआ है। मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैंने अपने डेटाबेस का नाम ये रखना है, ठीक है जी। किस जगह पे एक्सपोर्ट यानी कि बेस उसकी डायरेक्टरी क्या होगी जी, disk1/app/oracle। उसकी होम क्या होगा जी, DB1 जो मैंने पहले से क्रिएट कर दिया ऊपर, जो मैंने आपको बताया मैंने जो डायरेक्टरी क्रिएट की थी। और उसकी बाइनरी फाइलें कहाँ पे होंगी, /bin के फोल्डर में होंगी, ठीक है जी। ये सारी एक कहानी होती है जो मैं नॉर्मली अडॉप्ट करता हूँ। ओरेकल की आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सपोर्ट ओरेकल, ये भी एक आप इसमें मज़ीद पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं। ये मिनिमम पैरामीटर्स हैं, इनको हम एक एक को देखेंगे भी कि ये क्यों होते हैं, ये इसको लिखने का क्या मकसद है, इसको क्या मकसद है, इसको क्या मकसद है, जब अगले एसक्यूएल फंडामेंटल का हम जो है ना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको समझ ही नहीं आनी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से समटाइम क्या होता है कि आपका ये वो फाइल होती है, अगर आप उसे फाइल डिलीट हो जाए, कोई मसला हो जाए तो उसमें भी
ओरेकल की डॉक्यूमेंट आप खोलेंगे तो उसमें जी ओरेकल अंडरस्कोर होस्ट नेम दे दिया, फिर एक्सपोर्ट ओरेकल और नंबर होस्ट नेम। भैया अब आपको ये चीज़ यहाँ पे लिख दो, इतना लंबा लिखने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये तरीका भी अडॉप्ट करते हैं कुछ, कि आप पहले डिक्लेरेशन करो उसके बाद एक्सपोर्ट कर दो। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक्सपोर्ट और डिक्लेयर साथ ही लिखो, अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे डिक्लेरेशन प्लस एक्सपोर्ट ये दो अलग लिखे हैं। यहाँ पे देखें ओरेकल बेस स्लैश डिस्क वन ऐप ओरेकल और एक्सपोर्ट ओरेकल अंडरस्कोर बेस, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है और यहाँ पे डिक्लेयर किया है। मैंने क्या किया है कि एक्सपोर्ट और डिक्लेयर साथ ही लिख दिया है। तो कुछ फॉर्म्स पे आपको ये साथ ऐसे मिलता है, कुछ फॉर्म्स पे आपको अब ये लाइब्रेरी क्या है, क्लास पाथ क्या है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये एडवांस जगह पे यूज़ होता है जब आप रैक वगैरह की बातें करते हैं, जब डाटा गार्ड की बातें करते हैं। चूँकि हम अभी सिंपल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इसलिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग फाइलें हमारी कॉपी हो गई हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इस फोल्डर में OR सोर्स के फोल्डर में, और यहाँ पे करता हूँ ओपन इन टर्मिनल। बल्कि इसे मैं छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि हमने लेक्चर को एंड करना है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैं आता हूँ बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल पे, और बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल की जब भी आपने फ़ाइल खोली है हमेशा ओरेकल यूज़र से खोलनी है। तो मैं इस टाइम प्रोफाइल पे हूँ VI अंडरस्कोर डॉट का मतलब हिडन फाइल, बैश टैब दबाया अंडरस्कोर P प्रोफाइल, VI से एडिटर से ओपन हो जाएगी। ये मेरे पास फ़ाइल आ गई है। इंसर्ट मोड में मैं आऊँगा यहाँ पे, और इंसर्ट मोड में आके मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसको इंटर करके ये जो कमेंटेड चीज़ें थी उनको ख़त्म कर लेना है। यहाँ से सबसे पहला जो मेरे पास है ना जी, ये वाली फ़ाइल, ठीक है जी। इस 4 में वेरिएबल से मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। ये मुझे इनफ है, इतनी, इससे ज़्यादा कि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है रिक्वायरमेंट इनको। और इसको मैं ऊपर से कर देता हूँ ख़त्म, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने नीचे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये मैंने पेस्ट किया जी, 1 मिनट। ओरेकल सीड, ओरेकल बेस, होम, बिन और पाथ, इसकी मुझे ज़रूरत है एक, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये जो मैंने पाथ लिखा है इसके ऊपर डिक्लेरेशन है की, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें सिलेक्शन नहीं चल रही है तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे आ जाता हूँ और यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। इसकी एक अच्छी जो है ना बात ये है कि आपको ना इसमें ना ये कलर चेंज मिल रहे हैं। जब कलर चेंज मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि काम ठीक होगा। यहाँ से मैं नीचे आता हूँ, नीचे, और ओरेकल में सबसे लिनक्स में जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें ये केस सेंसिटिव होती है। आपने एक भी जो है ना इस बात को छोटा लिख दिया तो इसने आपका प्रोफाइल ने ही करप्ट हो जाना है, क्रैश हो जाना है। मतलब एस्केप का बटन दबाया, कॉलन किया, मैंने यहाँ पे ये देख लें कि मैंने LUIT नाम लिखा हुआ है और डिस्क 1 लिखा हुआ, जो मैंने सारी चीज़ें पहले से डिफ़ाइन की हैं। WQ करता हूँ, क्लियर। और अब मैं क्या करूँगा, इसको चला के देखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है कि आप बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल इंटर करें, चल गया, दोबारा इंटर करें। अगर यहाँ पे ये मैसेज आ जाता, अगर उसमें अननोन आ जाता है ना, फाइल नॉट फाउंड, तो आप समझें कि आपको बैश डॉट प्रोफाइल की फ़ाइल करप्ट हो गई है। अगर ये ठीक आता है तो इसका मतलब है कि आपने जो वेरिएबल की फ़ाइल बनाई है वो ठीक बनाई है। उसके अंदर वैल्यू की मिसिंग हो सकती है, वो आपने देख लेना है। तो मैं कैट करता हूँ और कैट डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल इंटर किया, तो ये देखें ये मेरे पास जो मैंने डिक्लेरेशन की वो मुझे नज़र आ रही। इस फाइल के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई थी, लिखा हुआ था, वो मुझे नज़र आ गया। अब इस फाइल के मुताबिक मेरी डेटाबेस का नाम होगा LUIT, और इसकी बेस लोकेशन ओरेकल है, और इसकी जो होम है वो DB1 है। ठीक है जी। और इसकी जो बाइनरीज पड़ी होंगी /bin में पड़ी होंगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये है जी हमारी जो है ना टोटल कंप्लीशन सेटिंग। ऑलमोस्ट हमने हर चीज़ की सेटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमने सेटअप चलाना होता है। सेटअप के लिए चलो हम ये काम करते हैं, इसमें मैं इतना कर लेता हूँ आपके लिए कि जो है ना एक और काम कर लेते हैं जो आखिरी रह गया। वैसे तो 1 घंटा शायद मुझे हो गया ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए।
यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने ओपनिंग टर्मिनल किया तो मेरे पास यहाँ पे ls करके देखता हूँ मैं, तो मुझे ये दोनों फाइलें मिल गई हैं। सॉरी, ls। तो मैंने क्या करना है, अनजिप एक मेरे पास कमांड है, एक प्रोग्राम है, l और टैब करके मैं लिखूँगा, l और टैब किया तो 1 इंटर किया तो ये मुझे इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। यहाँ पे तीसरा फोल्डर बन जाएगा अभी डेटाबेस का। अब हमने ना 2 टाइप की इंस्टॉलेशन करनी, एक करनी है टिपिकल इंस्टॉलेशन जैसे हमने विंडोज़ में की थी, लेकिन लिनक्स में आपको जो 99% जो आपका सामना होगा, जो मोस्टली इंस्टीट्यूट में जाकर आप ट्रेनिंग लेंगे, वहाँ पे क्या करते हैं कि पहले वो सॉफ्टवेयर ओनली इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद फिर डेटाबेस क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं इस अप्रोच को ना एक्यूरेट नहीं मानता एट स्टूडेंट लेवल। मैं कहता हूँ कि यार बंदे को जो है ना चीज़ें हर लेवल पे, हर उस मेथड से समझाओ जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपको फेस करना होता है। समटाइम क्या होता है कि आप चाह रहे होते हैं कि जो है ना मैं टिपिकल इंस्टॉलेशन करूँ, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि उसमें एरर्स आते हैं। और यहाँ पे जो मैंने कमांड चलाई थी, अब मैं 1 की जगह पे 2 लिखा, टैब को बटन दबाया, ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट कर लेगा। मैं इसको भी यहाँ पर अनजिप कर लेता हूँ, तो मेरी जो दोनों फाइलें वो अनजिप हो गई हैं, अनजिप हो के मेरे पास आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, एक काम ये करेंगे कि हम ये दोनों टाइप की इंस्टॉलेशन करके देखेंगे आज। तो हमारे पास फिर हमें सॉफ्टवेयर ओनली के मुताबिक भी पता चल जाएगा और टिपिकल इंस्टॉलेशन भी हमें पता चल जाएगी। टिपिकल इंस्टॉलेशन में एक जो कंफर्म जो है ना एरर आता है, लेकिन मुझे तो नहीं आया ना आया है, कि जब आपकी डेटाबेस क्रिएट होती है तो उसमें ना वो लिसनर की सर्विस जो है ना कन्फिगर करनी होती है आपने पहले। ठीक है, इस वजह से लोग सॉफ्टवेयर ओनली करते हैं। सॉफ्टवेयर ओनली करेंगे तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, डेटाबेस आपने बाद में क्रिएट करनी है। तो सॉफ्टवेयर ओनली इंस्टॉल करके आप क्या करते हैं, लिसनर की सर्विस कन्फिगर कर लेते हैं और उसके बाद भी आप डेटाबेस कन्फिगर करते हैं, यानी कि डेटाबेस क्रिएट करते हैं थ्रू DBCA। अब हम इसमें टिपिकली ये जो हो गया हमारा काम यहाँ तक। ठीक है जी, इस फोल्डर को खोल के देखते हैं तो इसके अंदर एक डॉक्स, और डॉक्स में यहाँ पे एक मुख्तलिफ गाइड्स पड़ी हुई हैं। इसको खोल के देखता हूँ, अगर चल जाती है तो, नहीं चलती तो फिर भी इसकी मर्ज़ी है। ये देखें, आपको ना यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन गाइड इसमें HTML में खोल लेते हैं और यहाँ पे प्री इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स आप देखें कि यहाँ पे ना कुछ लिखा होगा क्रिएटिंग और कॉन्फ़िगर कर्नल पैरामीटर्स, और ये सारी कहानी लिखी हुई है। कॉन्फ़िगर ओरेकल यूज़र इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये देखें और एक्स होस्ट फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ये बैश प्रोफाइल में आपने ये चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है, सारी कहानी लिखी हुई है उसने। सेट टेम्प, और ये बंदे को जब हम जाते हैं ना ओरेकल की साइट पे, तो एक आम बंदे को तो वो चीज़ें समझ ही नहीं आती, तो बंदा फिर टीचर ढूंढता फिर रहा होता है कि सर ये बताएं ये बताएं ये बताएं। तो चूँकि मुझे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो मैं सोचता हूँ कि जो ये नॉर्मली चीज़ें आती हैं ना, ये बंदे को पता होनी चाहिए। हम बुक को बाद में फ़ॉलो करेंगे, पहले हम इस सिंपल मेथड को फॉलो कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें हो जाएँ। ठीक है जी, अब हमने सिर्फ यहाँ से जाके इंस्टॉलेशन करनी है। मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं थोड़ी देर में। तो अभी के लिए इतना ही जी।